हेलो दोस्त, जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो, मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, इससे पहले हम समझेंगे कि मैक्सवेल को डिस्प्लेसमेंट करंट की जरूरत क्यों फील हुई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट की जरूरत ही क्यों आई, और क्या ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो हम अब तक करंट पढ़ते हुए आए हैं उस जैसा है या उससे अलग है। अगर उस जैसा है तो फिर अलग नाम क्यों है, और अलग है तो किस तरीके से अलग है। ये सारी बातें हम अपनी आज इस वीडियो में अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से समझना कि डिस्प्लेसमेंट करंट से पहले पढ़नी होगी इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, यानी एम्पियर सर्कुलर लॉ की इनकंसिस्टेंसी, यानी कि एम्पियर सर्कुलर लॉ हर जगह पर नहीं लग पा रहा, यानी वो इनकंसिस्टेंस है, मतलब कंसिस्टेंस नहीं है। अब ये वाली बात किसने बोली, ये बात बोली थी मैक्सवेल ने। मैंने पहले बताया था कि मैक्सवेल ने ही इसकी शुरुआत की थी कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नजर में लाना या ध्यान में लाने की जो शुरुआत की गई थी वो किसके द्वारा की थी, मैक्सवेल के द्वारा की गई थी। तो ये शुरुआत ही यहीं से हुई थी कि एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है वो इनकंसिस्टेंस है। इनकंसिस्टेंस मतलब क्या है, पहले तो आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ पता होना चाहिए मेरे भाई, कि उसके बाद कुछ बात होगी। एम्पियर सर्कुलर लॉ अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो बता देता हूं। एम्पियर सर्कुलर लॉ होता था कि बी डॉट डी एल, जो ये बी डॉट डी एल होता था वो म्यू नॉट आई के इक्वल होता था। ठीक है, ये आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ में आपने पढ़ा था। आप कहोगे उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको, मुझे बस इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और करंट कर दो जीरो, आई क्या कर दो जीरो, जीरो इंटू म्यू नॉट, तो बी भी क्या हो जाएगा जीरो। यानी एम्पियर सर्कुलर लॉ को अगर मैं ध्यान से देखूं तो एम्पियर सर्कुलर लॉ के हिसाब से तो मुझे ये समझ में आता है कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इसलिए होता है क्योंकि करंट होता है, और अगर करंट नहीं होगा, या फिर ऐसे समझ लो, मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ कि मैग्नेटिक फील्ड तभी प्रोड्यूस होता है करंट होगा। अब आप कहोगे कि मैग्नेट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, वहां कौन सा करंट होता है, बात ठीक है, लेकिन क्या मैं ये बात तो कह सकता हूं कि अगर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। करंट अगर नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। चलो मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्यों है वो अलग बात है, लेकिन करंट पर तो फिलहाल डिपेंड कर रहा है ना। एम्पियर सर्कुलर लॉ के हिसाब से तो यही बात समझ आ रही है कि अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब आप कहोगे कि भाई ये वाली प्रॉब्लम कहां आ रही है, कहां करंट नहीं है, तो अब ध्यान से सेटअप को समझना और वहां पर आपको समझ आएगा कि एम्पियर सर्कुलर लॉ को इनकंसिस्टेंस क्यों बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट क्यों बोला जा रहा है। क्लियर है, तो थोड़ा सा आपको फील आएगा कि पहले आपको समझा दिया ना मैंने कि भाई एम्पियर सर्कुलर लॉ को इनकंसिस्टेंट पढ़ना पहले हमारे लिए क्यों जरूरी हो रहा है। इसलिए जरूरी हो रहा है क्योंकि यहीं से हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट निकल के आने वाला है। अब कैसे निकल के आने वाला है वो आपको भी समझ आ जाएगा। तो इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, यानी कि एम्पियर सर्कुलर लॉ हर जगह पर अप्लाई नहीं होता, या फिर कह सकते हो ये गलत है, इसको कोई लॉजिकल करेक्ट नहीं है, यानी कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहां पर ये करेक्ट नहीं होगा। तो देखते हैं कौन सी सिचुएशन होगी। तो यहां पहले तो एम्पियर सर्कुलर लॉ को समझने की कोशिश करेंगे होता क्या है, तो वही बताया है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी along any closed loop C is proportional to the current I passing through the closed loop। यानी इन्होंने बोला कि एम्पियर सर्कुलर लॉ के हिसाब से जब भी कहीं से क्या पास करेगा, करंट पास करेगा, और उसके आसपास जो एक सर्कुलर लूप होगा, एम्पियर सर्कुलर लूप, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई होगा। इससे इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ऐसा एम्पियर सर्कुलर लॉ बताया गया था, ये आपको याद भी है, मैंने एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ाया था, समझाया था कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो इस पर डिपेंड करेगा जितना इसमें आई है। ठीक है भाई, आगे इन 1864 मैक्सवेल शोड दैट द इक्वेशन 1 इज लॉजिकली इनकंसिस्टेंट। यानी मैक्सवेल ने कब 1864 में इसको इनकंसिस्टेंट बोल दिया। ठीक है, इसको बोल दिया कि भाई लॉजिकली ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ जगह पे इसने आपको सही रिजल्ट नहीं दिए होंगे। तो क्या हुआ था, टू प्रूव दिस इनकंसिस्टेंसी, यानी इस इनकंसिस्टेंसी को प्रूव करने के लिए मैक्सवेल के द्वारा उन्होंने कहा वी कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बीइंग चार्ज बाय अ बैटरी एज शोन इन फिगर। यानी अब मैक्सवेल पहले आपको यह समझाने की कोशिश करेगा कि इसको इनकंसिस्टेंस क्यों बोला जा रहा है, इनकंसिस्टेंसी क्यों बोला जा रहा है एम्पियर सर्कुलर लॉ को। तो इसके लिए इन्होंने एक सेटअप बनाया, ये वाला। इन्होंने बोला देखो ये बैटरी लगा दो, एक की लगी हुई है, ठीक है। अब ध्यान से समझना ये कैपेसिटर्स हैं, ये क्या है, कैपेसिटर। ओके, अब आप कहोगे दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे,
देखो दिक्कत कुछ नहीं आ रही है, दिक्कत अब आना शुरू होगी। अब एक बात बताओ, जब इस बैटरी से करंट निकलेगा, इस बैटरी से करंट निकलेगा और आप यहाँ पे क्या बनाओगे, आप यहाँ पर एक एम्पियर सर्कुलर लूप लोगे। आप एम्पियर सर्कुलर लूप लोगे, आप बोलोगे सर देखो यहाँ करंट फ्लो कर रहा है आई, और आपने ले लिया एम्पियर सर्कुलर लॉ, वो एम्पियर सर्कुलर लूप ले लिया। अब एम्पियर सर्कुलर लूप के हिसाब से अंदर करंट है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बी वेक्टर डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, बहुत अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं। लेकिन समस्या प्रोड्यूस होगी इस वाले सर्कल में, C2 सर्कल में। किसमें समस्या प्रोड्यूस होगी? C2 सर्कल में, क्योंकि अब आपने बोला कि C1 सर्कल, ठीक है, C1 सर्कल में करंट आई था, मैंने मान लिया, वहां पे एम्पियर सर्कुलर लॉ लग गया। लेकिन अब एक बात बताओ, इस सर्कल C2 में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये है भाई, बीच में तो ही ना करंट होता, चार्ज इस कैपेसिटर तक आता है और इस कैपेसिटर तक आता है, या फिर कह लो कि ये जब चार्ज होते हैं तो यहां से पॉजिटिव आता है और यहां से आपका सारा का सारा पॉजिटिव चला जाता है तो नेगेटिव रह जाता है। अब बीच में करंट कहां है? यहां पे करंट नहीं है, तो आपका वो ठीक है, कोई बात नहीं, करंट नहीं है तो एम्पियर सर्कुलर लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा। लेकिन यही तो प्रॉब्लम आ गई, जब यहां पर कंपास नीडल को लाके रखा गया, उन्होंने कहा चेक कर लेते हैं भाई, चेक करके देखते हैं क्या आता है, तो पता चला कंपास नीडल में हो गया डिफ्लेक्शन। अब इन्होंने कहा भाई करंट है नहीं, मैग्नेट ये है नहीं, तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन कहां से आ गया? इसका मतलब करंट के अलावा कोई और भी है जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है, यानी इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। तो अब समझ में अब कंफ्यूजन ये बढ़ गया कि अब है कौन ऐसा, क्योंकि करंट तो है नहीं भैया, हवा में कैसे करंट आया वैक्यूम में, न तो ये आयोनाइज्ड है। अब ऐसा तो नहीं आयोनाइज कर रखा है, जैसे वहां पे अपन ने भी एक्सपेरिमेंट पढ़ा था हर्ट्ज का, वहां तो हमें क्या किया था कि पास के इतनी पास रख दिया था कि उनके बीच में जो एयर गैप था वो आयोनाइज हो गया था। लेकिन ये कैपेसिटर जो है इनका इतना ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है कि इनके बीच के एयर गैप को मतलब कि आयोनाइज कर दे, कंडक्टिंग पाथ बना दे। तो भाई फिर ऐसा क्या है यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया? तो अब इसी चर्चा की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट का रोल आएगा, ठीक है। अब आप अच्छे से समझ पाओगे डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों आएगा। अभी बात करेंगे कि कैसे उस करंट से अलग है, वो भी समझेंगे। पहले यहां तक सारी बातें क्लियर है। समस्या क्या आई? समस्या ये आई कि बीच में भैया मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एम्पियर सर्कुलर लॉ ने कहा था। या तो फिर एम्पियर सर्कुलर लॉ गलत है, या तो एम्पियर सर्कुलर लॉ गलत है, या फिर ये बात गलत है। लेकिन ये तो एक्सपेरिमेंट है, ये गलत हो नहीं सकता। तो अब एम्पियर सर्कुलर लॉ पर लग गया क्वेश्चन मार्क कि भैया ये हर जगह पर प्रूव कहां कर रहा है। आपने तो कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड तभी होगा जब करंट होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है और करंट यहां पे है नहीं। तो इससे प्रूव हो गया इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्लियर है बात? तो एम्पियर सर्कुलर लॉ इनकंसिस्टेंस हो गया। अब आगे बात करते हैं आगे क्या होगा। नाउ द करंट आई फ्लो अक्रॉस द एरिया बाउंडेड बाय लूप C1। अब देखो इन्होंने जो मैंने सारी बातें बोली हैं वो यहां पर लिख कर भी दे दी है मैंने। जैसे कि हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि करंट आई फ्लो कर रहा है किस में से? सर्कुलर लूप C1 में से। जो ये सर्कुलर लूप C1 है जो कि कैपेसिटर के पहले लेफ्ट साइड में बना दिया गया, भैया यहां से तो करंट फ्लो कर रहा है, इस लूप में से तो कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। हेंस फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ वी हैव, यानी अगर यहां पर एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाएंगे C1 में, जो कि कहां पर है, एक वायर के ही ऊपर बना दिया है एम्पियर लूप, तो अगर यहां जब एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाएंगे तो बिल्कुल सही लगेगा कि C1 इक्वल्स टू बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। यानी जो ये C1 है जो कि हमने सर्कुलर लूप माना है C1, उसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो एम्पियर सर्कुलर लॉ के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठेगा, बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, क्योंकि उसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है। भाई जो कैपेसिटर है समस्या तो उसके बीच की है ना। अब यहां पर अगर आप कुछ बना रहे हो तो ये तो करंट के दायरे में आ रहा है ना, ये वाला पार्ट तो करंट के दायरे में आ रहा है, यहां तो करंट है, तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है C1 पे। तो वही दिखा दिया कि C1 का जो सरफेस इंटीग्रल हो वो सरफेस इंटीग्रल होगा C1 का, वो बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। इक्वेशन 2 मान ली। बट द एरिया बाउंडेड बाय C2, अब इसका क्या करें? जो इस कैपेसिटर के बीच में एरिया माना है C2, इसका क्या करें? तो बाई द एरिया बाउंडेड बाय C2 लाइज इन द रीजन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, नो करंट फ्लो अक्रॉस इट, यानी इसके बीच में तो कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा। अब करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसके हिसाब से तो C2 इक्वल्स टू बी डॉट डीएल इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यानी जो ये C2 हमारा है सर्कुलर लूप, इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो 0 होना चाहिए क्योंकि करंट 0 है। तो भाई इक्वेशन 3 मान लिया, ओके।
अब ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना। अब ये कहना चाह रहा है, देखो एक तो तरीका मैंने बोला कि भाई यहां पर रख दी अपने कंपास नीडल, क्या रख दी, कंपास नीडल, और कंपास नीडल में हो गया डिफ्लेक्शन, कंपास नीडल डिफ्लेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इमेजिन करो कि जो लूप C1 है C2 है वो इन्फिनिटेसिमली क्लोज टू ईच अदर, मतलब C1 C2 बहुत ज्यादा नजदीक है। इस तरीके से समझो, C1 C2 जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, क्लोज है एक दूसरे के। देखो ये समझो इस तरीके से दूसरे वाले डायग्राम के अंदर, यहां तो समझाने की कोशिश की, अलग अलग ले लिया। अब ये कह रहे हैं C1 C2 बहुत क्लोज है एक दूसरे के, ठीक है। जो C1 सर का बनना है C2 सर का बनना है वो इस तरीके से इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, बहुत पास पास है। तो इन्होंने बोला इस तरीके से, इमेजिन द लूप C1 C2 infinitesimally close to each other as shown in figure, then we must have, यानी उसके हिसाब से तो जो हमारा B डॉट DL है C1 में, यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, C1 सर्कुलर लूप C1 के अक्रॉस उसका इक्वल होना चाहिए मैग्नेटिक B डॉट DL C2 के। पर हम देख पा रहे हैं इक्वेशन 2 और 3 में वो तो है ही नहीं। C1 B डॉट DL हमारा म्यू नॉट आई है और C2 B डॉट DL हमारा क्या है, 0 है। भाई ये दोनों तो इक्वल ही नहीं है, म्यू नॉट आई और 0 ये कहां से इक्वल हो गए। यानी कि अब यहां पर हमारा हो गया एम्पियर सर्कुलर लॉ इनकंसिस्टेंट, यानी एक तरीके से कह लो डिसप्रूव हो गया, भाई प्रूव कर ही नहीं पा रहा वो कि बात सही है। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ यहां पर अप्लाई नहीं हो पा रहा इस कंडीशन में, सिचुएशन में। अब देखते हैं क्या होगा, क्या एम्पियर सर्कुलर लॉ को गलत प्रूव कर दिया जाएगा कि नहीं, भाई ये गलत है इसको हटाओ, या कुछ और किया जाएगा, ठीक है। अब जब इक्वेशन 4 हमने देखा तो पता चला दिस रिजल्ट इज इनकंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट विद द इक्वेशन 2 एंड 3, यानी इक्वेशन 2 और 3 के हिसाब से जो इक्वेशन 4 बनी है, यानी आपने बोला इनफिनिटेसिमली स्मॉल है, यानी वो एक ही है। अब एक ही है तो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रल है B डॉट DL का वो इक्वल माना हमने, लेकिन इक्वेशन 3 से और 2 से पता चला कि वो तो इक्वल ही नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो ये रिजल्ट इनकंसिस्टेंट लगा, सो नीड फॉर मॉडिफाई एम्पियर लॉ वाज फेल्ट बाय मैक्सवेल, यानी मैक्सवेल ने फिर भी इसको बिल्कुल गलत नहीं बोला, इन्होंने बोला कुछ ना कुछ कमी है, इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। देखो यहां पे वर्ड यूज किया है मॉडिफाइंग एम्पियर लॉ, जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है, यानी कि जितना है वो तो ठीक है पर इसमें कुछ हिडन है जो कि आपको शो करना पड़ेगा, यानी इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसको गलत नहीं किया। अब मॉडिफाई कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखो टू मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ मैक्सवेल फॉलोड अ सिमेट्रिक कंसीडरेशन, यानी एम्पियर सर्कुलर लॉ को मॉडिफाई करने के लिए कुछ उसने सिमेट्रिक कंसीडरेशंस ली। सिमेट्रिक कंसीडरेशन कैसे ली कि बाय फैराडे लॉ अ चार्जिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड अ इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस अ चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट इंड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया, यहां पे इसने सिमेट्रिक लिया, यानी ज्योमेट्रिक सिमेट्रिक कैसे लिया, इन्होंने क्या बोला, देखो इन्होंने बोला कि बात बताओ, जब भी कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, जब भी कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, यहां पर जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहोगे कैसे पता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट इंड्यूस करता था, अगर आपको याद हो तो हमने काफी एक्सपेरिमेंट में किए थे। तो जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता था वो करंट इंड्यूस करता था, अब करंट है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, यानी इलेक्ट्रिक करंट तो भाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कोई डाउट ही नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारा वो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही था, इसमें तो डाउट ही नहीं है। करंट कैरिंग लूप जो हमने पढ़ा था जिसके अंदर यूनिफॉर्म मोशन होता था करंट का या फिर कह लो चार्ज का, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। पर ये कह रहा है कि अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कैसी सिचुएशन जिसमें करंट आपको दिख नहीं रहा, करंट फ्लो नहीं कर रहा, सिर्फ वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन सकता। अब ये इन्होंने सिमेट्री के हिसाब से बोला, क्योंकि हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड करंट को प्रोड्यूस करता था, करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता था, तो सेम इन्होंने बोला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। यानी जो ये गैप है, जो कैपेसिटर के बीच में गैप है, उसमें जो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है, वो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो, क्योंकि करंट तो है नहीं, क्योंकि करंट तो यही रुक गया ना, करंट तो यहां तक फ्लो किया इस प्लेट तक और यहां पर फ्लो करेगा तो इस प्लेट तक, भाई बीच में कहां है, वहां तो वैक्यूम है, वहां तो फ्री स्पेस है। तो इन्होंने वही बोला कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट इंड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने कहा ये मस्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करना पड़ेगा या कर रहा है।
ये इन्होंने कहां से लॉजिक लगाया, बाई सिमेट्रिक, ठीक है, बाई सिमेट्रिक कंसिडरेशन। आगे, एज करंट आर द यूजुअल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट होते हैं वो यूजुअल सोर्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी करंट होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है। अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी एसोसिएटेड विद अ करंट, यानी इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो भी किससे एसोसिएटेड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। यहां तक बिल्कुल बात क्लियर है, इसको नोट करना हो नोट कर लो, साइड में हो गया, ठीक है। अब आपको दो बातें समझ आ गई यहां पे, क्या क्या दो बातें समझ आ गई। पहली बात एम्पियर सर्कुलर लॉ को इनकंसिस्टेंस बोला गया, इनकंसिस्टेंट बोला गया, यानी कि ये बोला गया कि भाई ये लॉजिकली करेक्ट नहीं है। एम्पियर सर्कुलर लॉ लॉजिकली करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि जब एम्पियर सर्कुलर लॉ को अप्लाई किया गया कंडीशन में तो पता चला भाई ये तो गलत है, तो उन्होंने कहा एम्पियर सर्कुलर लॉ को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अब हमने मॉडिफिकेशन पढ़ा कि मॉडिफाई किस तरीके से करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन में कुछ कंक्लूजन निकल रहे हैं कि एम्पियर सर्कुलर लॉ यहां तक तो ठीक है, पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसके बारे में बात हो रही है, कहां से हो रहा है, कहां से आ रहा है। तो उसके लिए इन्होंने अभी फिलहाल बोला कि भाई सिमेट्रिक, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल कॉल्ड दिस करंट एज द डिस्प्लेसमेंट करंट टू द डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द यूजुअल कंडक्शन करंट कॉज्ड बाय द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर इन्होंने उसको एक नाम दे दिया, उन्होंने कहा कि जो ये करंट है जो कि कैपेसिटर के बीच में है, इसको नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। और ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट, अब बात आती है उस करंट को क्या नाम दोगे जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से, उसे नाम दे दिया इन्होंने कंडक्शन करंट। क्या नाम दे दिया, कंडक्शन, CONDUCTION, कंडक्शन करंट, यानी IC एंड ID, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट। यानी कि अब आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा दोनों में। जब भी बोला जाएगा IC, आप समझ जाओगे करंट ड्यू टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब भी बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट तो आप समझ जाओगे ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन्होंने थोड़ा डिफरेंशिएट कर दिया, यानी अलग अलग बता दिया। तो दूसरी बात दिमाग में ये रखनी है आपको कि भाई इन्होंने इंडक्शन करंट को, वो सॉरी इंडक्शन करंट नहीं, कंडक्शन करंट को नाम अलग दे दिया और उसको नाम दे दिया क्या, उसको नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इसको प्रूव करने की बात आएगी कि ये करंट है या नहीं है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी तक तो यही बात बोली गई थी ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। अब करंट कहां से आ गया, तो अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कोई ना कोई करंट देगा, और उस करंट का नाम क्या दे दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट दे दिया। और किस तरीके से लगे, उसको कंडक्शन करंट दे दिया नाम। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इस डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट आ कहां से गया। आपने तो बस इतना बोला कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ गया, अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को करंट कैसे बना दिया। तो अब अच्छे से स्टडी करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे आया। आगे, इट इज दैट करंट विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस in addition to the conduction current whenever the electric field and hence the electric flux change with time। यानी यहां इन्होंने समझाया कि हमने ये वाली बात तो आपको बोली थी कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात और समझ लो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से एक करंट इंड्यूस होगा और उस करंट का नाम होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब करंट इंड्यूस कैसे होगा, इसको प्रूव कर देंगे हम अच्छे से। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा कितना होगा। अब बात ये भी तो आती है भाई, करंट है, करंट का तो मैग्नीट्यूड होता है, और करंट को मेजर भी कर सकते हैं, तो मेजर तो करें कि कितना डिस्प्लेसमेंट करंट, वो देखेंगे। टू मेंटेन द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी द डिस्प्लेसमेंट करंट इज गिवन इन द फॉर्म, यानी इन्होंने इस फॉर्म में ID = E0 d phi E upon dt, यानी इन्होंने बोला कि जो ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो इसके इक्वल होता है E0 d phi E upon dt, और d phi यहां पर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलेगा तो आपका करंट इंड्यूस हो जाएगा, और उस करंट का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने की वजह से करंट इंड्यूस हुआ, आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन आप याद रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसका एक्सप्रेशन कितना है, E0 d phi E upon dt। यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर है सारी बातें। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या था वो आपको समझ आ गया। डिस्प्लेसमेंट करंट अपने क्या है मेरे भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन के कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। अब इन्होंने क्या किया, टू मेंटेन द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट इज गिवन इन द फॉर्म,
यानी अब इनको क्या करना है, इन्होंने कहा कि एम्पियर सर्कुलर लॉ तो इनकंसिस्टेंट हो गया, यानी कि यहां से एम्पियर सर्कुलर लॉ गलत प्रूव हो गया, तो उसकी कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए इन्होंने कहा वहां पर एक और करंट है जिसका नाम दिया इन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट, उसका एक्सप्रेशन होता है E नॉट इक्वल टू डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये उसका एक्सप्रेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब वेयर फाई ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई, और फाई का फॉर्मूला आपको पता होगा, फाई ई इक्वल टू क्या होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता था E इंटू ए। क्या होता था, E इंटू ए। वही यहां पर समझा, E इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द लूप, यानी उस लूप के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है, EA है। ओके, टोटल करंट अक्रॉस द क्लोज्ड लूप, उस क्लोज्ड लूप में टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट हो जाएगा IC प्लस ID, यानी कंडक्शन करंट और उसका डिस्प्लेसमेंट करंट। तो टोटल करंट अक्रॉस द क्लोज्ड लूप कितना हो जाएगा, कंडक्शन करंट एंड वो डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इन दोनों का सम होगा। अब तो ध्यान समझना, अब कंडक्शन करंट तो IC ही मान के चल रहे हैं हम, यानी इस लूप के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कि कैपेसिटर तक जा रहा है, वो तो कंडक्शन करंट है IC। और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका एक्सप्रेशन अभी भी मैंने आपको दिया, उसका एक्सप्रेशन कितना दिया, E नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। यानी अगर हम टोटल करंट की बात करें क्लोज्ड लूप के अंदर, हम टोटल करंट की बात करें क्लोज्ड लूप के अंदर, यानी जो ये अपन का बना हुआ है टोटल करंट की जो बात कर रहे हैं हम इसमें क्लोज्ड लूप के अंदर, तो टोटल करंट कितना होगा, ये कह रहा है कि जो यहां से करंट आ रहा है और जो आपका यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट जिसको नाम दिया है, जिसको नाम क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट करंट, उन दोनों का सम होगा यहां पर टोटल करंट। ठीक है, क्योंकि इनफिनिटेसिमली स्मॉल माने थे ना, तो या इस सर्कल के अंदर कितना करंट होगा, जो आपका इन्होंने मान लिया आपका किसका कौन सा करंट है, जो कंडक्शन करंट और आपका जो डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे बात आती है कि अनलाइक द कंडक्शन करंट द डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट whenever the electric field and hence the electric flux is changing with time. ठीक है, this accordingly to Maxwell the sum of the magnetic field is not just the conduction electric current due to the flowing charge but also the time varying electric field। यानी यहां से मैक्सवेल ने बोला कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो सम है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन करंट की वजह से नहीं होता, साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जो टाइम वेरिंग क्वांटिटी है, जो आपका जो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज होगा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी टाइम के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। Hence the total current is the sum of the conduction current IC and the displacement current ID। यानी टोटल करंट होगा वो किसका होगा, सम IC प्लस ID का, जो कि इक्वल किसके होगा, IC प्लस E नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब बात आती है कि अगर ये वाली बात ठीक है कि जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो इनकंसिस्टेंट नहीं है, यानी इसको मॉडिफाई कर दिया गया है, तो बात आती है कंसिस्टेंसी ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ, कि अब जो मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ है उसकी कंसिस्टेंसी प्रूव करो, यानी प्रूव करो कि वो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं उसकी कंडीशन, यानी कि उसकी कंसिस्टेंसी हम कैसे प्रूव करते हैं। फॉर लूप C1, जो अपन का लूप C1 है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इसमें कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है ना, यहाँ पे जो ये C1 लूप है इसमें अपन का कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। यानी इस C1 की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों नहीं है, क्योंकि बैटरी है और बैटरी स्टेडी करंट देती है और चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, यहां पर नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, C1 के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका नहीं है, तो C1 के अक्रॉस आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, तो यानी फाई ई जीरो, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 5 वी हैव C1 B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट I। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि C1 इक्वल्स टू क्या होगा, B डॉट DL मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट I। फॉर लूप C2 आ जाओ, कंडक्शन करंट I, क्योंकि देखो ना मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लूप में क्या होता था, मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लूप में उसको भी ऐड किया गया था डिस्प्लेसमेंट करंट को, लेकिन यहां पर भी हम डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड नहीं करेंगे। जो अपन का सर्कुलर लूप है यानी कि C1 है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I के इक्वल होगा। अब फॉर लूप C2 कंडक्शन करंट I इक्वल्स टू 0, यानी C2 जो लूप है जो कि दो कैपेसिटर के बीच में, वहां तो करंट ही नहीं फ्लो कर रहा कंडक्शन, तो कंडक्शन करंट 0 होगा, बट ID नॉट इक्वल टू 0, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट हमने भी बोला है वो 0 नहीं होगा। यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट किस पे डिपेंड करता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। भाई जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है किस पे डिपेंड करता है, फाई ई पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही 0 था, तो यहां तो कोई बात ही नहीं हुई डिस्प्लेसमेंट करंट की। ठीक है, तो जो C2 होगा, जो सर्कुलर लूप 2 होगा, वहां पे B डॉट DL इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट E नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, यानी जो सर्कुलर लूप 2 यानी कि जो दो कैपेसिटर के बीच में है। तो C1 में आपका कौन सा करंट है, C1 में आपका कंडक्शन करंट है,
और C2 में आपका एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट करंट है। यहाँ पर कंडक्शन करंट 0 मान लिया तो उसे ऐड ही नहीं किया, प्लस 0, यानी कंडक्शन करंट 0 हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। इफ A be the area of the capacitor plate and Q be the charge of the plate at any instant during the charging process, then the electric field in the gap will be, यानी ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फॉर्मूला याद होगा, कितना होता था, E इक्वल टू होता था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को क्या लिख सकता हूं मैं, E इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो देखो उन्होंने क्या यही नहीं लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इतना होगा। ठीक है, तो आगे अपन ए को यहां पहुंचा सकते हैं, तो E इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई E इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E है वहां पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब सर्कुलर लूप 2 जो है उसमें पुट करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कंसिस्टेंसी प्रूव कर रहे हैं एम्पीयर सर्कुलर लूप की। यानी हम कहना चाह रहे हैं कि जितना मैग्नेटिक फील्ड हमारा C1 सर्कुलर लूप पर है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड हमारा C2 सर्कुलर लूप पर होगा। बस दिक्कत ये आ रही है कि वहां पर तो कंडक्शन करंट है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट है। क्लियर है? तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि देखो E इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये होता था, वो मैंने समझा दिया कहां से आया। अब ए को जब मैं इधर ले गया तो E मेरा बन गया फाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो C2 V डॉट dl जो था हमारा सर्कुलर लूप के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इक्वल टू क्या था, उससे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट E नॉट डी फाई E अपॉन dt, कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम फाई E की वैल्यू पुट करते हैं, फाई इक्वल टू हमने लिख दिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या लिख दिया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, हमारा क्या बचा, म्यू नॉट डी क्यू अपॉन dt, क्या बचा, म्यू नॉट इक्वल टू डी क्यू अपॉन dt। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से समझना कि जो म्यू नॉट डी क्यू अपॉन dt और डी क्यू अपॉन dt क्या होता है, करंट, डी क्यू अपॉन dt क्या होता है, करंट। तो अब समझ लो, यहीं से वाली बात प्रूव हुई थी कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो एक करंट है, क्योंकि डी क्यू अपॉन dt आ रहा है। ओके, तो B डॉट dl एम्पीयर सर्कुलर लॉ के हिसाब से हमारा म्यू नॉट आई आ गया, म्यू नॉट, लेकिन ये वाला करंट कौन सा है, ये वाला हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है, आगे समझाया गया है यहाँ पे कि जो C2 यानी सर्कुलर लूप सेकंड वाला है उसके अक्रॉस जो B डॉट dl है वो म्यू नॉट आई है, बट ये वाला जो I है, ये वाला जो I है वो कैसा है, डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट में भी हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा वही बन गया जो हमारा I था। तो दिस एग्री विद द इक्वेशन 6 प्रूविंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द एम्पीयर मॉडिफाइड लॉ, यानी यहां से प्रूफ हो गया कि जो मॉडिफाइड एम्पीयर लॉ है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, वहां पे भी हमारा ये होता था B डॉट dl यानी इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl किसके, म्यू नॉट I के, और हमें यहां पे भी क्या मिल गया, C1 के अक्रॉस भी इतना था, और हमने जब C2 के अक्रॉस निकाला, जब हमने इंटीग्रेशन ऑफ C2 के अक्रॉस B डॉट dl को निकाला, तो जो B डॉट dl निकल के आया हमारा वो कितना निकल के आया, B डॉट dl हमारा निकल के आया म्यू नॉट I, कितना निकल के आया, म्यू नॉट I। बात क्लियर है? बस फर्क कितना है यहाँ पे, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट करंट है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ड्यू टू द कंडक्शन करंट है। क्लियर है? आई होप यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।